Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हम लोग जो है फ्री बॉडी डायग्राम के कई सारे ट्रिक्स देखे थे, एक्सेलरेशन मालूम करने के और टेंशन वगैरह मालूम करने के। हम लोग ब्लॉक सिस्टम देखे, हम लोग पुली सिस्टम देखे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। आज की क्लास से जो है हमारे एफबीडी के अंदर फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व होने वाला है। वैसे हम आज के वीडियो में फ्रिक्शन के पहले बेसिक्स देखेंगे जो आपको नीट और आईआईटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ज़रूरत पड़ती, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स देखेंगे। इरादा तो नहीं था मेरा बेसिक्स बताने का, मगर क्योंकि अगर मैं फ्रिक्शन के बेसिक्स बताए बगैर अगर मैं क्वेश्चंस कराता हूँ या फ्रिक्शन के ट्रिक्स बताता हूँ तो शायद समझ में ज़्यादा नहीं आते। यही रीज़न की वजह से फ्रिक्शन के थोड़ी देर तक आने वाले 10 से 15 मिनट तक जो है फ्रिक्शन के बेसिक्स रहेंगे। अगर आपको फ्रिक्शन के बेसिक्स अच्छे से आते तो आप 10-15 मिनट का वीडियो स्किप करके आगे का देखिए। तो बहरहाल फ्रिक्शन क्या है भाई साहब? फ्रिक्शन एक टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, एक टाइप का क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये तो बात सबको पता है कि फ्रिक्शन तभी आएगी जब कोई दो बॉडीज कांटेक्ट में आएंगे। अगर कांटेक्ट नहीं होगा दोनों के बीच में तो फ्रिक्शन भी नहीं आता। हाँ सर, ये पता है। ठीक है, फ्रिक्शन को हमारी जनरल लैंग्वेज में रगड़ बोल के बोलते हैं बोलना। ठीक है, रगड़ ना बोल तो क्या करना भाई? दो चीज़ें कंपलसरी एक दूसरे के टच में आना, कांटेक्ट में आना, तो रगड़ आती। बराबर, अच्छी बात है, कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, और ये कांटेक्ट फोर्स का कुछ और ऐड करो इसके अंदर में। इन्हें कांटेक्ट फोर्स में जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है। फ्रिक्शन सर नहीं समझ में आया, बोल रहा हूँ मैं, रुकिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसका? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स विल बी कॉल्ड एज फ्रिक्शन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स विल बी कॉल्ड एज फ्रिक्शन। सर नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ। इधर आइए आप। यहाँ पर मान लीजिए एक सरफेस है और यहाँ पर मान लीजिए एक ब्लॉक है। ठीक है, अब इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में कांटेक्ट है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स होंगी। बराबर ना? हम एक कांटेक्ट फोर्स को पहले देखे थे हमारे पहले लेक्चर में एफबीडी के, वो थी नॉर्मल रिएक्शन। याद है क्या? हाँ, नॉर्मल रिएक्शन हमको याद है ना, कि ब्लॉक सरफेस के ऊपर mg फोर्स लगा रहा और सरफेस रिटर्न में अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ रिटर्न में ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा ऊपर की तरफ। तो ये नॉर्मल रिएक्शन कब लगती? जब ब्लॉक और सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में रहना। ये हमको मालूम है। वेरी गुड। अभी मैं क्या बोल रहा हूं उसके आगे कि जब मान लीजिए कि ये ब्लॉक जो है या तो आगे जा रहा, मतलब इस साइड जा रहा, या तो इस साइड जा रहा, दो में से कोई एक सिचुएशन मान लीजिए। मान लो कि उन्हें वो साइड जा रहा। ठीक है, ब्लॉक उधर साइड मूव कर रहा। ठीक है, तो फ्रिक्शन किधर लगता बच्चों? फ्रिक्शन इधर लगता है ना। फ्रिक्शन क्या करता हमेशा? फ्रिक्शन हमेशा करता बच्चा अपोज। क्या करता है? हमेशा अपोज करता। ठीक है, अपोज किसको? अपोज करता है इन्हें रिलेटिव मोशन को। किसको? रिलेटिव मोशन को। ठीक है, हमेशा। मैं इस वाली बात को और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, पहले आप ऊपर वाली बात समझ जाइए। तो कांटेक्ट फोर्स जो आई हमको, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन है। कांटेक्ट फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब अलोंग द सरफेस जो फोर्स लग रही बच्चों वो फ्रिक्शन है। इसीलिए फ्रिक्शन को कांटेक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं। हाँ, यहां तक तो समझ में आ गया। ठीक है, अगर हम आपको कोई फ्रिक्शन का डेफिनेशन पूछे तो हम क्या करेंगे? अगर थोड़ा सा लंबा आंसर देना तो हम क्या बोलेंगे? इट इज एन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। हाँ, और फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन है कांटेक्ट फोर्स का? वो नॉर्मल रिएक्शन है। हाँ, यहां तक तो ठीक है। अब आगे सुनिए। इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, ये जो कांटेक्ट फोर्स है, यानी कि ये जो फ्रिक्शन है कांटेक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इन्हें हमेशा अपोज करेगा किसको? रिलेटिव मोशन को। सर नहीं समझ में आया, मैं बोलता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए कि ये दो सरफेस, कौन से दो सरफेस? ये दो सरफेस एक दूसरे के साथ टच में है। ठीक है, और दोनों के दोनों ऐसा जा रहे। कैसा जा रहे? देखो एक बार, ऐसा स्ट्रेट चले जा रहे। तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं आता। फ्रिक्शन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये दोनों मोशन में तो है मगर एक दूसरे के हिसाब से मोशन में नहीं है। सर नहीं समझ में आया, समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं। देखिए कि मान लो कि ये हाथ पे एक बंदा बैठे हुआ है, ठीक है, और ये हाथ पे एक बंदा बैठे हुआ है, और इन दोनों बैठे हुए हैं
और इन्हें ऐसा आगे चले गया, तो ये वाले बंदे के हिसाब से नीचे वाला बंदा मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि अगर इन्हें 10 की स्पीड से जा रहा तो इन्हें भी 10 की स्पीड से जा रहा। जैसा बस में होता, मैं बस में बैठे हुआ हूँ, बाजू वाला एक और बंदा बैठे हुआ है, तो मैं बाजू वाले को देखा तो उन्हें रेस्ट में दिखता, हालांकि बस मूव करने से उन्हें भी मूव कर रहा, मगर मेरे हिसाब से, ठीक है, रिलेटिव मोशन बोलते हैं ना, रिलेटिव वेलोसिटी, तो मेरे हिसाब से जो है उन्हें रेस्ट में है बोले ऐसा। तो रिलेटिव मोशन रहना, इसके हिसाब से इन्हें मूव करना और इसके हिसाब से इन्हें मूव करना, तो फ्रिक्शन आता। जैसा अगर मैं यूं यूं करूं, हाँ, तो ये वाले बंदे का वेलोसिटी उधर साइड है, ये वाले बंदे का वेलोसिटी इधर साइड है, हाँ, तो यहां पर क्या एक दूसरे के हिसाब से लोग आगे पीछे जा रहे, मतलब एक दूसरे के हिसाब से रिलेटिव मोशन हो रहा। और अगर एक दूसरे के हिसाब से रिलेटिव मोशन हो रहा तभी हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों कि फ्रिक्शन एक्ट कर रहा बोल के बोलेंगे। हाँ, और वो भी कैसा एक्ट करता है, हमेशा रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता। सर नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूं। देखो, ये ब्लॉक अगर उधर जाने की कोशिश कर रहा, अगर उसका एक्सेलरेशन इस साइड में है, ठीक है, तो इसके हिसाब से, सरफेस के हिसाब से ब्लॉक किधर जा रहा, उधर, तो फ्रिक्शन क्या करता, रिलेटिव मोशन को जाने होने नहीं देता, यानी कि उस ब्लॉक को उधर जाने नहीं देता उन्हें। अगर ब्लॉक उधर जा रहा तो फ्रिक्शन क्या करता, अपनी फोर्स इधर लगा दे के ब्लॉक को रोकने की कोशिश करता। मैं अच्छे अल्फाज में बोलूं तो ब्लॉक को रोकने की कोशिश नहीं करता उन्हें रिलेटिव मोशन को रोकने की कोशिश करता उन्हें, ठीक है। उसको ब्लॉक से कोई दुश्मनी नहीं है, उसको दुश्मनी है रिलेटिव मोशन से, ठीक है। बहुत बेसिक बात बोल रहा हूं मैं, ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करते खुद में आसानी से आप फ्रिक्शन का डायरेक्शन पहचान सको और आसानी से आपको आंसर आ सके। तो यहां तक अपन क्या बोले कि फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स and it is an horizontal component of contact force and the friction will always oppose the relative motion between two bodies. Okay, right, हाँ सर, यहाँ तक तो समझ में आया। और भी बहुत सारा मेकअप कर सकते हैं अपन इसके अंदर, और भी बहुत सारे बात हम बोल सकते हैं, मगर वो अभी ज़रूरी नहीं है बच्चों, ठीक है। तो आइए इधर, क्योंकि अपन ट्रिक्स पढ़ रहे हैं, अपन पूरा डिटेल में नहीं पढ़ रहे, इसलिए अपन थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, ठीक है। आपको पता होगा शायद फ्रिक्शन के टाइप्स, फ्रिक्शन कितने टाइप का रहता। नंबर 1 स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। नंबर टू डायनेमिक, ठीक है, बहुत सारे नाम है इसके, मैं 1 2 3 लिखा देता हूं आपको। डायनामिक, या फिर एक और नाम बोलेंगे अपन काइनेटिक, ठीक है बच्चों, और एक और नाम बोलेंगे अपन लोग स्लाइडिंग, ठीक है। तीनों का मतलब भी एक ही है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये दूसरा टाइप है। और तीसरा टाइप है बच्चों रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन। इन लोगों के और भी नाम है, मगर ज़्यादातर जो यूज़ होते, एक स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम ज़्यादा यूज़ होता, एक काइनेटिक फ्रिक्शन का ज़्यादा नाम यूज़ होता, और एक रोलिंग फ्रिक्शन का नाम ज़्यादा यूज़ होता। इनको ज़रा अच्छे से समझाओ तुम्हें, ठीक है। एक मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, जैसा ये वाला, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, एक सरफेस के ऊपर है। जब इन्हें रुका हुआ है तब भी इसके और हाथ के बीच में फ्रिक्शन है। सर आप तो बोले उन्हें रिलेटिव मोशन के टाइम पे चाहता, हाउ, अगर आप यहाँ से, अगर मान लो कि ये 2 सरफेस स्मूथ होते तो इन्हें रुके हुआ रहता था ये नहीं, इन्हें तो मूव करता था, इन्हें तो भागते रहता था। आप शायद वो गैलीलियो का लॉ पढ़े होंगे कि अगर पूरी दुनिया स्मूथ हो गई, ठीक है, और अगर मान लो मैं ऐसे ठहरे हुआ हूँ, ये फर्श जहाँ पर मैं ठहरे हुआ हूँ ये अगर स्मूथ हो गई तो मैं क्या करता हूँ, ठप बोल के गिरता और जिप आगे निकल जाता हूँ मैं। और मैं कब रुकता हूँ मैं, जबकि कोई मेरे पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। तो गैलीलियो यही बोले थे कि अगर किसी चीज़ को रोकना है तो फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती, बोल के। किसी चीज़ को चलाने के लिए नहीं, रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ता। चलती तो वो खुद ब खुद, चलने के लिए उसको एक्सटर्नल फोर्स का ज़रूरत नहीं है, मगर रुकाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है। बहरहाल अगर ये ब्लॉक ये हाथ पे रुका हुआ है, मतलब फ्रिक्शन उसको रोक के रखी हुई है, ठीक है, फ्रिक्शन उसको रोक के रखी हुई है। तो सर आप फ्रिक्शन का डायरेक्शन आप किधर बोलते, इधर बोलते, इधर बोलते, ये थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक हो गया, ठीक है। आइए इधर, तो फ्रिक्शन इसके ऊपर लग रहा, फ्रिक्शन लग रहा है इसके ऊपर, हाँ सर फ्रिक्शन लग रहा है इसके ऊपर, इसकी वजह से नहीं रुका हुआ है। तो जब एक बॉडी रुके हुई रहती तब उसके अंदर जो फ्रिक्शन रहता उसको हम लोग बोलते बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर एक बॉडी मूव करना शुरू कर दी, मान लो मैं इसको ऐसा धक्का दे रहा हूँ, मैं ऐसे, ठीक है, अभी इन्हें मूव कर रहा, हाथ के पर्दे की तरह अच्छे से मैं इसको ऐसा धक्का दे रहा हूँ, तो इन्हें मूव कर रहा, तो मूव करते खुद में क्या फ्रिक्शन चलेगा कि नहीं, जभी भी है ना। तो जभी भी है मतलब जब कोई बॉडी मूव करती उस वक्त उसके पास जो फ्रिक्शन रहता है उसको अपन काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते। तो काइनेटिक यानी कि, और एक नाम बोल दिए अपन डायनामिक, ठीक है। काइनामेटिक्स, डायनामिक्स आप 2 नाम सुने होंगे, मैकेनिक्स के 2 ब्रांचेस है ये। काइनामेटिक्स मतलब अपन स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट करते कि ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट करते विदाउट स्टडीइंग कॉज ऑफ मोशन।
वो क्यों मूव कर रहा उसके बारे में अपन स्टडी नहीं करते। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, काइनेमेटिक्स के चैप्टर से। और डायनामिक्स मतलब वो क्यों मूव कर रहा वो भी पढ़ते बोलना, मतलब अपन फोर्स के बारे में, टॉर्क के बारे में भी पढ़ते, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन, वर्क पावर एनर्जी, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, वो डायनामिक्स के अंदर आते। तो बहरहाल डायनामिक और काइनेमेटिक दोनों का मतलब भी क्या हो गया, स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है। तो दोनों के दोनों में भी मोशन हो रहा। और स्लाइडिंग मतलब कोई चीज फिसल लेते हुए नीचे आ रही है ना, उसी को स्लाइडिंग बोलते हैं बोलना। तो फिसल लेते हुए अगर नीचे आ रही बोलते वो भी क्या है, मोशन में से बोले ऐसा। तो ये एक अलग ये तीनों को मिला के एक अलग फ्रिक्शन बोल देंगे बोलना, ठीक है। काइनेटिक और डायनामिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और तीसरा फ्रिक्शन कौन सा है बच्चा, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग मतलब अगर कोई बॉडी रोल हो रही, ठीक है, ऐसा घूम लेते हुए आ रही, ठीक है। रोलिंग का मतलब क्या रहता मालूम बच्चों, खाली एक जगह पे ठहर के नहीं घूमना। रोलिंग का मतलब यह रहता ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन, उन्हें आगे भी बढ़ना और गोल भी घूमना, ठीक है। अगर एक गैस की टाकी है, मेरे को बोले गैस की टाकी यहाँ पर रखी हुई है, फ्रिक्शन है कि नहीं है, हाँ है। अगर मैं गैस की टाकी को उठाया और रगड़ लेते हुए लेके आ रहा हूँ, खींच लेते हुए, तभी भी उसके अंदर फ्रिक्शन है। कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। और अगर मैं गैस की टाकी को लुढ़का दिया, ठीक है, ऐसा लुढ़काया और एक लात मारा टप बोल के, उसके बाद क्या करता है, घर 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 घूम लेते जाता, वो टाइम भी उसके अंदर फ्रिक्शन है। तो वो कौन सा फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन है। तो ये फ्रिक्शन के 3 टाइप्स रहते हैं, ठीक है। अब इसके आगे और भी सुनिए आप लोग, इसके आगे क्या है जरा देखिए। नेक्स्ट, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है ये भी देखिए जरा। लॉज ऑफ फ्रिक्शन है, मैं पहले एक इन जनरल बता देता हूँ, फिर तीनों के वास्ते अलग, मतलब तीनों के लिए, मतलब स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग के वास्ते अलग अलग। तो फ्रिक्शन का लॉ क्या है मालूम बच्चों, ये फ्रिक्शन जो है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करती होंगी आपके हिसाब से, क्या फ्रिक्शन मास पे डिपेंड करती, वेट पे डिपेंड करती, किस पे डिपेंड करती होंगी? फ्रिक्शन सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करती है, सरफेस के कांटेक्ट पे, सरफेस के कांटेक्ट पे, ठीक है। तो जितना ज्यादा कांटेक्ट होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा। और उसका कांटेक्ट बताने वाला हमारे पास एक दोस्त है। कौन है वो दोस्त? नॉर्मल रिएक्शन। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन कब जीरो होता? जब कोई दोनों सरफेस कांटेक्ट में नहीं है। तो जब कांटेक्ट में नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन भी जीरो है। अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो है तो फ्रिक्शन भी जीरो है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते। अगर किसी ब्लॉक के अंदर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ रहा तो वो कब बढ़ता? जब उनका कांटेक्ट अच्छा होता। अगर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ रहा मतलब इनडायरेक्टली उसके अंदर फ्रिक्शन भी बढ़ रहा, बोले ऐसा, ठीक है। देखो बच्चों, फ्रिक्शन को बढ़ाने से नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ रहा, मगर दोनों कितना ज्यादा बढ़ रहे एक दूसरे के हिसाब से या कितना ज्यादा कम हो रहे एक दूसरे के हिसाब से, उसको मालूम करने के लिए अपन हमेशा क्या करते हैं मालूम? प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कांस्टेंट लिखते। इस बार हम जो ये कांस्टेंट लिखे इसको बोलते हैं म्यू, ठीक है। ग्रीक वर्ड है, पहले ही बोला था मैं, ये ग्रीक वर्ड है MEU, ठीक है, MEU, म्यू बोल के पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो म्यू क्या है बच्चों? म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। वो तो देख के दिख रहा हो, एफिशिएंसी मतलब ताकत, ठीक है। एफिशिएंसी ताकत किसकी बता रहा भाई? फ्रिक्शन की। तो एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये। अब लाजिम बात है भी, अगर आप स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करोगे तो आप लिखोगे Fs इज इक्वल्स टू म्यूएस इंटू एन, और अगर आप काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करोगे तो Fk इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन, और अगर आप रोलिंग फ्रिक्शन की बात करोगे तो Fr इज इक्वल्स टू म्यू आर इंटू एन, ठीक है। अब बहुत सारे लोग इसको अलग अलग करके पढ़ाते, ठीक है। अपन कई को टाइम वेस्ट करेंगे भाई, एक समझ में आ गया बोल तो तीनों भी एक दूसरे के तीनों को भी हम इससे जो है डेराइव कर ले सकते हैं। मगर मुझे एक बात बोलना है, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन सा होगा, स्टैटिक, काइनेटिक या रोलिंग में? दिमाग लड़ाओ। अगर आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, साइकिल आप स्टार्ट कर रहे, साइकिल पे बैठे, पैडल मारे, पैडल मारते खुद में जब साइकिल शुरू करना रहता अपने को, वो टाइम पे बहुत जोर लगाना पड़ता, नहीं, ज्यादा जोर लगाना पड़ता। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज्यादा रहता। एक मरतबा साइकिल शुरू हो गई तो आराम से थोड़ा सा स्लोली पैडल मार के भी अपन, कम फोर्स के साथ पैडल मार के भी अपन आगे निकल सकते। तो इतना तो कंफर्म है बच्चों के स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, या मैं इसको ऐसा लिख दूं भाई म्यूएस, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है बच्चों बहुत ज्यादा रहता एज कंपेयर टू कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और सबसे कम कौन रहता होगा तुम्हारे हिसाब से? सबसे कम रहता हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग में तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, गैस की टाकी को लुढ़काए थे अपन, खाली से हल्लू से धक्का मारे कि नहीं, घर घर भाग जाती है कि नहीं। तो म्यू आर तो और भी कम रहता, म्यू आर तो और भी कम रहता।
तो सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद काइनेटिक, उसके बाद रोलिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई मरतबा नीट और आईआईटी में इसका स्टेटमेंट पूछ लिया, बहुत पुराने पेपर्स में पूछा था, ठीक है। बहरहाल तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन बच्चों ये है। लॉज ऑफ फ्रिक्शन के बाद मुझे कुछ बातें बोलना है, ठीक है। क्या बात बोलना है? फ्रिक्शन के एडवांटेजेस, फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस और फ्रिक्शन को रिमूव कैसे करना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मरतबा बोर्ड्स में पूछता, मगर मैं आपको ना ऐसे ही हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा असल मेन फोकस फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस कराना है, तो फ्रिक्शन को इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हल्का सा सुन लीजिए। फ्रिक्शन के फायदे क्या है? फ्रिक्शन के फायदे बहुत कुछ है। मैं ठहरा हुआ हूं फ्रिक्शन की वजह से, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं फ्रिक्शन की वजह से। अगर मान लीजिए यहाँ पर पूरा तेल होता, मैं लिखा तो जिप बोल के पेन यानी उधर भाग जाता था, तो मैं लिख भी नहीं सकता मैं, ठीक है। वी आर स्टैंडिंग, वी आर राइटिंग, ठीक है। और इसके अलावा अपन कीला भी नहीं मार सकते अपन तो। अगर मान लो पूरा फ्रिक्शन चिकना चिकना होता, मैं कीला रखा कि नहीं फिसल जाता हो, तो हम लोग नेल कर रहे तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से, गाड़ी रुकती है तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन के फायदे बहुत सारे हैं। फ्रिक्शन के नुकसान 4 है, देखिए बहुत कम लोगों को याद रहती है। फर्स्ट वाला नुकसान है, फ्रिक्शन की वजह से अनवांटेड हीट प्रोड्यूस होती है। अनवांटेड हीट क्या बात कर रहे सर? हाँ जी, सुनो, आप मान लो साइकिल के टायर में हवा भर रहे, पंप रहता नहीं, पंप यूं यूं मारते बोलना है ना। आजकल तो वो क्या कि नया चाका मशीन से भर दे रहे, मगर पहले के टाइम पे ना सब पंप मारते थे। पंप मारे तो साइकिल के टायर में हवा भरती थी। तुम्हारा टारगेट क्या है? साइकिल के टायर में हवा भरना है कि पंप को गर्म करना है? साइकिल के टायर में हवा भरना है। मगर तुम गौर करोगे कि तो ये पंप मारने के बाद पंप का नीचे का हिस्सा, पंप का वो जो पाइप टाइप का रहता नहीं वो, ठीक है, वो पूरा गर्म हो जाता हो। क्यों? फ्रिक्शन की वजह से, अनवांटेड हीट, ठीक है। पहले के टाइम पे गाड़ियां भी कैसा होते थे, गाड़ी का पहले एक्सीडेंट होता था, ऐसा घिसड़ लेते हुए जाती थी, घस घस फुल हीट प्रोड्यूस होकर ब्लास्ट होती थी। आज के दौर में तो ऐसा ब्रिज पे से गिरने से पहले तो ब्लास्ट हो जा रही फिल्मों में, ठीक है। तो पहले के टाइम पे फिल्मों में बताता था, पहले जैसे गिरी गिरी घर घर पर लगड़ लेते हुए जाती थी, फ्रिक्शन फुल आके हीट आके ब्लास्ट होता था। तो अनवांटेड हीट प्रोड्यूस होती फ्रिक्शन की वजह से। दूसरा, हाँ वांटेड हीट भी रहती कभी कभी तो हम खुद प्रोड्यूस करते थे सर्दी के मौसम में गर्म होना बोल के, वो उस पर हमारा शिकायत नहीं, मगर अनवांटेड हीट भी आती कभी कभी एक्सपेरिमेंट्स में। इसके अलावा नॉइस पोल्यूशन, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से जो है नॉइस पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता, खाली की कोई की आवाज़ है ना, ऐसा गेट खोलेगे नहीं कोई करके आवाज़ आती। अपन गेट खोलना चाह रहे, कैसे आवाज़ निकालना चाह रहे, अपन तो गेट खोलना चाह रहे। तो फ्रिक्शन अगर रहा तो नॉइस पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता। इसके अलावा फ्रिक्शन की वजह से जो है बच्चों एनर्जी भी वेस्ट होती, ठीक है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। क्यों सर? अरे भाई मान लो अगर किसी दरवाजे के अंदर, किसी गेट के अंदर जो है फ्रिक्शन है, तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है ना खोलने के वास्ते। फ्रिक्शन है ना, एकदम फंस जाता उन्हें, तो फ्रिक्शन की वजह से खाली एनर्जी भी वेस्ट होती, ठीक है। इसी तरह से लास्ट एंड फाइनल चौथा वाला, ठीक है, क्या लिखेंगे अपना? वियर एंड टीयर्स ऑफ मशीन, ठीक है। मतलब मशीनों का जो ये टूटना फूटना रहता बच्चों, उसकी शुरुआत फ्रिक्शन से होती। पहले उनके अंदर फ्रिक्शन आता, जंग लग जाता, एकदम कुई हुआ, तो उसके बाद एकदम खींचे गिरे टप बोल के टूट जाती है, ठीक है। तो जो मशीन ना टूटते वो भी फ्रिक्शन की वजह से, एनर्जी जो वेस्ट होती है वो भी फ्रिक्शन की वजह से, नॉइस पोल्यूशन जो खाली क्रिएट हो रहा फ्रिक्शन की वजह से, अनवांटेड हीट जो हमको आ रही वो भी फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन के बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस है। तो सर फ्रिक्शन को रिमूव कैसा करना अपन? फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। आप पेंट कर सकते हो, आप पॉलिश कर सकते हो, आप ल्यूब्रिकेंट्स डाल सकते हो, आप ऑयलिंग कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आप जैसा फैन के अंदर छोटे छोटे बॉल बेरिंग्स यूज़ कर सकते हो। आप साइकिल के सामने जो हैंडल रहती है उसके अंदर भी छोटे छोटे बॉल बेरिंग्स रहते हैं, देखो, ताकि आराम से साइकिल मुड़ जाए, साइकिल के अंदर ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो। अगर मान लो आप साइकिल मुड़ाने चले गए और अंदर फ्रिक्शन आ गया, आप हैंडल नहीं हो रही थी, आप कहीं और चले आते फिर, है ना। तो बॉल बेरिंग्स लगाते हैं इसलिए ताकि साइकिल की हैंडल अच्छे से मुड़े। और फैन के अंदर भी रहते छोटे छोटे बॉल बेरिंग्स ताकि फ़ैन अच्छे से घूमे। और इसके अलावा आप एरोप्लेन का डिज़ाइन देखो, एरोप्लेन का डिज़ाइन एकदम चील के वैसा रहता, ईगल के वैसा, कई को, ताकि एरोप्लेन जो है आसमान में जो हवा है उसको फाड़ लेते हुए चले जाए। अगर मान लो मैं चपटा डब्बा बनाता ऐसा यूं करके, एरोप्लेन अगर ऐसा होता तो हवा खूब मारती, तो एरोप्लेन उधर जाने का इधर से ले आता था, फिर नहीं, अपन बैठे उधर जाने के ऐसे उधर उतरते थे फिर, ठीक है। तो अपन क्या करते, उसका डिज़ाइन ऐसा बनाते एरोप्लेन का चील के वैसा, ताकि उन्हें हवा को चीर लेते हुए जाए।
इसको स्टीम लाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो बहरहाल तो ये फ्रिक्शन को रिमूव करने के तरीके रहते हैं, ठीक है। तो एडवांटेजेस बोल दिया मैं आपको, डिसएडवांटेजेस बोल दिया फ्रिक्शन के, रिमूव कैसा करना वही बोल दिया, लॉज ऑफ फ्रिक्शन भी बोल दिया, फ्रिक्शन की बेसिक बात भी हो गई, ठीक है। अभी इसके आगे देखिए बच्चों, इसके आगे क्या है, फ्रिक्शन के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बात भी है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते। क्या बोलते? लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं इसको बोलते बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है वो तो समझ जाओ आपके, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है यहाँ पर, ये दो जो बातें बोलने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ज़रा देखिए, यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाया मान लीजिए 2 न्यूटन, कितना लगाया 2 न्यूटन, और ये ब्लॉक अपनी जगह से नहीं हटा, मतलब ब्लॉक के अंदर ताकत है, ब्लॉक के अंदर इतना फ्रिक्शन है, इस साइड कितना फ्रिक्शन है कि वो फ्रिक्शन होगा शायद 2 न्यूटन, है ना। अगर मान लो मैं ऐसा मार्कर रखा, मार्कर के ऊपर मैं क्या करा, 2 न्यूटन फोर्स लगाया, मार्कर नहीं हट रहा, तो इसका मतलब ये है कि जितनी मैं फोर्स लगा रहा हूँ फ्रिक्शन भी उतना ही लगा रहा और उसको बैलेंस कर दिया। हाँ ठीक है, नहीं हट रहा हूँ, वेरी गुड। अपन क्या करें, 3 न्यूटन लगाए तो भी नहीं हटा, मतलब फ्रिक्शन कितना है बोले ऐसा 3 न्यूटन है। अपन ऐसे ही करते 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 अपन आगे 9 न्यूटन पे आ गए अपन लोग, तो भी नहीं हटा, मतलब फ्रिक्शन भी कितना है बोले ऐसा 9 न्यूटन है, फ्रिक्शन भी 9 न्यूटन है। और जैसा आप 10 न्यूटन लगाए फोर्स, आप कितना फोर्स लगाए बच्चों, 10 न्यूटन लगाए, जैसा आप 10 न्यूटन लगाए तो ब्लॉक क्या करा, उधर हट गया एंड इट इज मूविंग विथ 1 न्यूटन, ठीक है। क्यों? क्योंकि 9 न्यूटन तो वेस्ट हो गए फ्रिक्शन के चक्कर में, तो 1 न्यूटन से वो ब्लॉक जो है आगे बढ़ेगा। हाँ सर, यहाँ तक तो समझ में आया। अब बड़ी गहराई वाली बात सुनो आप, अगर मान लो मैं 8 न्यूटन फोर्स अप्लाई करूं तो क्या होता? आप बोलोगे सर इन्हें मूव नहीं करता, मगर मैं क्या बोलूं मालूम, यहां पर 8 न्यूटन है, यहां पर 9 न्यूटन है, फ्रिक्शन 9 न्यूटन का है ना, सरफेस अभी भी वही है, ब्लॉक अभी भी वही है, तो फ्रिक्शन भी वही रहना ना, कॉन्टैक्ट वैसी है, तो फ्रिक्शन कितना है बोले सर 9 न्यूटन है। तो अगर आप 8 न्यूटन से उधर फोर्स लगा रहे, फ्रिक्शन इधर कितना लगाता 9 न्यूटन से, आप उधर 8 न्यूटन, इन्हें इधर 9 न्यूटन, तो ज्यादा कौन है, फ्रिक्शन कितना ज्यादा, 1 न्यूटन, तो ब्लॉक किधर मूव करना चाहिए, इधर मूव करना चाहिए। ब्लॉक शुड मूव इन दिस डायरेक्शन विथ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, बट ऐसा नहीं हो रहा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझ रहे आप लोग, कि मैं फोर्स इधर लगाता हूं मगर फ्रिक्शन ज्यादा रहा तो ये पेन खुद ब खुद इधर हट जाना, ऐसा होता है कि? ऐसा तो नहीं होता, मगर मैथमेटिक्स से बोल रहा ऐसा होना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा, इसका रीजन क्या है मालूम बच्चों, ऐसा इसलिए नहीं हो रहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूं मैं, ये देख लीजिए, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ओ हो, ये बात है, देखिए, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, वो अपने आप को खुद ही एडजस्ट कर लेती, सामने वाला जितना फोर्स लगा रहा उन्हें उतना ही फोर्स देती। अगर इन्हें 8 न्यूटन लगा रहा तो भी इन्हें 8 ही न्यूटन लगाता है, अगर इन्हें 7 लगा रहा तो इन्हें भी 7, इन्हें 6 लगा रहा तो इन्हें भी 6, समझ में आ रहा आपको? इन्हें जितना फोर्स लगाएगा उतना इन्हें भी लगाएगा। अब बोलेंगे सर इन्हें 12 न्यूटन लगाते हम लोग, चलो अब तुम क्या करते, तो 12 इन्हें लगा सकता है क्या? नहीं लगा सकता, 9 तक आ जाता, फिर इसका इन्हें हिम्मत हार जाता और वो ब्लॉक मूव करना शुरू करता। तो वो जो हिम्मत उन्हें जहां पर हारा, जहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी, उसी मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसा इस वाले केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, 9 न्यूटन, है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, 9 न्यूटन, ये लास्ट लिमिट है उसकी रोकने की, अब उससे ज्यादा उन्हें नहीं रोक सकता उन्हें। समझ में आ रहा क्या? तो पहली बात यह है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, आप जितना लगा रहे हो उसके हिसाब से उन्हें अपनी वैल्यू को उतना ही करता, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात था। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट बात है, सर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यूज कितने रहते, 1 रहते कि 2 रहते? पता नहीं कितने रहते, 100, 1000 कितने, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो सकती, 1 न्यूटन, 1.5, 2.5, 3, 3.5, है ना, 3.25, 3.75, 9, 8, 7, है ना, 6, कितने की वैल्यूज हो सकती। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की कितने की वैल्यूज हो सकती है, मगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की कोई एक ही वैल्यू रहती, लास्ट वैल्यू 9 न्यूटन, खत्म। लिमिटिंग फ्रिक्शन की कोई एक ही वैल्यू रहेंगी और स्टैटिक फ्रिक्शन की पता नहीं कितने की वैल्यूज हो सकते हैं, समझ में आ रहा आपको? और काइनेटिक फ्रिक्शन उसकी भी एक ही वैल्यू रहेंगी कि एक मर्तबा उन्हें मूव करना शुरू कर दिया ब्लॉक, एक मर्तबा उन्हें मूव करना शुरू कर दिया ब्लॉक,
तो काइनेटिक फ्रिक्शन की एक पर्टिकुलर वैल्यू रहती है और वो फिक्स्ड रहती है। अगर मान लो उन्हें फोर्स बढ़ाते जा रहा 12 से 15, 15 से 20, 20 से 30, और ये बंदा क्या करता, काइनेटिक फ्रिक्शन को एक वैल्यू मेंटेन कर लेता, 8 न्यूटन मेंटेन है, 8 न्यूटन क्या है, मेंटेन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की भी एक ही वैल्यू रहती और लिमिटिंग फ्रिक्शन की भी एक ही वैल्यू रहती है, मगर स्टैटिक फ्रिक्शन के कितने भी वैल्यूज हो सकते। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। ठीक है, और इसके आगे देखिए, मेरा मशवरा है ये कि अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा सा वीडियो को रिवाइज करो और 1-2 मरतबा सुनिए तो आपको समझ में आ जाते हैं बातें। ये समझ में आ गया तो आपको न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं। यही कॉन्सेप्ट है, जिसको कॉन्सेप्ट आ गया उसको न्यूमेरिकल आ गया। अगली बात देखिए, अगली बात है बच्चों एंगल ऑफ फ्रिक्शन से एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको बोलते हैं? ठीक है, ये एक डेफिनेशन है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता एग्जाम में। तो ये एक ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, हाँ सर है, ब्लॉक है। यहाँ पर क्या है बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन, हाँ सर नॉर्मल रिएक्शन है। मान लो ब्लॉक उधर मूव करने की कोशिश कर रहा तो फ्रिक्शन किधर लगता? इधर लगता। हाँ सर, यहाँ फ्रिक्शन है, वहाँ नॉर्मल रिएक्शन है। समझ में आ रहा ना? हाँ सर। क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है नॉर्मल रिएक्शन? हाउ? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इज अ फोर्स, इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, तो उन्हें ऊपर है। फ्रिक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। दो वेक्टर्स को अपन ऐड कैसा करते हैं? इन्हें जैसा है इसको यहाँ पर वैसे ही उतारो, बराबर। इन्हें जैसा है इसको यहाँ पर वैसे ही उतारो और इन दोनों का रिजल्टेंट ड्रॉ करो। पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर्स है ना, तो ऐसे ही हम लोग करें। ठीक है, तो ये दिस इज अ रिजल्टेंट, दिस इज अ रिजल्टेंट ऑफ व्हाट? रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। दिस इज अ रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। ऐसे ही करके हम लोग मालूम करते ना भाई, है ना। अभी मेरी बात सुनो, यहां पर भी कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा और यहां पर भी कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, मगर मैं इस वाले एंगल को ले रहा हूं। इस वाला एंगल मतलब ये एंगल किसके बीच में है? ये एंगल है, जरा देखिए बच्चों, एंगल बिटवीन, है ना, एंगल बिटवीन, है ना, रिजल्टेंट ऑफ, एंगल बिटवीन, रिजल्टेंट ऑफ किसका रिजल्टेंट है ये? नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। ठीक है, तो हम ये तो समझ में आ गया कि रिजल्टेंट किसका है, मगर ये रिजल्टेंट एंगल बना रहा किसके साथ? नॉर्मल रिएक्शन के साथ। तो एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन विथ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, विथ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बड़ा ही सिंपल है, देखो क्या है, कुछ भी नहीं है, दिस इज एंगल। तो एंगल बोल तो किसी दोनों के बीच में होगा ना, तो किसके बीच में? रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में। तो रिजल्टेंट है किसका? वो रिजल्टेंट है नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का। इन दोनों के रिजल्टेंट का एंगल नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, इसका आप tan थीटा ले सकते हैं क्या? tan थीटा, हाँ सर ले सकते हैं। क्या आता है tan थीटा? tan थीटा, सॉरी थीटा नहीं बोलना चाहिए, tan फाइव। ठीक है, tan फाइव। तो tan थीटा, tan क्या रहता भाई? अपोजिट बाई एडजेसेंट। क्या रहता? अपोजिट बाई एडजेसेंट। हाँ ये पता है सर हमको ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अपोजिट मतलब ये वाला साइड। ये वाला साइड किसको देख के उतारे थे? तो अपन फ्रिक्शन को देख के उतारे थे। तो अगर ये F है तो ये भी कितना रहता? F ही रहता। और अगर ये N है तो ये भी कितना रहता? N ही रहता, है ना। तो अपोजिट कितना है? F, है ना, बाई एडजेसेंट कितना है बच्चों? एडजेसेंट मतलब इसको बोलते हैं ना, ये तो हाइपोटेनस है, ये वाला नॉर्मल एडजेसेंट है F बाई N। यार मैं सुखा कि देखा F बाई N को, कहाँ देखा मैं? याद करो, F इज इक्वल्स टू म्यू N। तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं? म्यू इज इक्वल्स टू F बाई N। हाँ सर, हाँ बराबर बराबर बराबर। इसका मतलब ये है कि tan phi इज इक्वल्स टू म्यू, tan phi इज इक्वल्स टू म्यू। मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन का टेंजेंट इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, दिस इज अ रिलेशन। अच्छा क्या है सर, ये रिश्ता है? हाँ, दिस इज अ रिलेशन। किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन फाई एंड म्यू। ठीक है बच्चों, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन फाइव एंड म्यू, मतलब के एंगल ऑफ फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बीच का ये रिलेशन है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए बच्चों, अगले में क्या है? अगला टॉपिक देखिए, एंगल ऑफ रिपोज। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एंगल ऑफ रिपोज क्या रहता? देखिए, यहां पर हम लोग एक स्लाइडिंग सरफेस डाले और यहां पर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस डाले, यहाँ पर कुछ ना कुछ एक एंगल है। ठीक है, तो अपन इस एंगल को क्या बोलेंगे? मान लीजिए हम इसको बोलेंगे अल्फा।
सर आपकी मर्जी से आप फाई अल्फा थीटा क्या बोले बोले रहे, आपकी मर्जी है बच्चा, आप चाहो तो कुछ और ले लो, ठीक है, आप कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अल्फा की जगह पे कोई और ले लो, मसला नहीं है। आप लोग धूम 3 देखे, धूम 3 में जब लास्ट सीन रहता देखो, उसमें आमिर खान एक ब्रिज के पास जाता और वो ब्रिज ऐसा खुल के ऊपर आता है ना, तो बाइक क्या करती, हल्लू हल्लू से नीचे आती रहती है ना। तो एंगल ऑफ रिपोज भी वही है। सर नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ। मान लो कि ये वाला ब्लॉक मेरे हाथ के ऊपर ऐसा है, ठीक है, अब मेरा हाथ ऊपर आ रहा यूं करके, ठीक है, ऐसा ऊपर आ रहा बराबर। अब ये वाला एंगल ऐसा है जहाँ पर इन्हें ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया, मैं कुछ ना कुछ तो एंगल बनाया होगा ना, 30 45 कुछ तो एंगल बनाया। तो एक ऐसा एंगल आ गया था, मैक्सिमम एंगल था वो, जहां पर मैं उसको रोक के रखा। अब जरा भी बड़ा है बोलते ना, भाग के नीचे आ जा रहा था है ना। तो वो जो मैक्सिमम एंगल है जिसपे हम लोग एक बॉडी को रुका के रख सकते, एक बॉडी को है ना, एक बॉडी को अपन क्या कर सकते भाई, रुका के रख सकते, उस मैक्सिमम एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं उसको, बोलना एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है, ये मैक्सिमम एंगल है, क्या है बच्चों, ये मैक्सिमम एंगल है जिसमें बॉडी कैसे रहना भाई, बॉडी शुड बी एट रेस्ट, बॉडी शुड बी एट रेस्ट ऑन स्लाइडिंग सरफेस, ठीक है, ऑन स्लाइडिंग सरफेस। तो जो सरफेस स्लाइड कर सकता, जो सरफेस आड़ा है, जिसको स्लोप है, उस पे जो मैक्सिमम एंगल रहेगा, जिस पे बॉडी रुकी हुई रहेंगी, उसी मैक्सिमम एंगल को हम क्या बोलेंगे बच्चों, एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर एक ब्लॉक रखा, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके एक ब्लॉक रखा, तो ये ब्लॉक पे कितने फोर्सेस लग रहे होंगे, एक तो ये ब्लॉक पे लग रही होंगी बच्चों नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से बराबर। मैं आपको समझाया था कि नॉर्मल रिएक्शन विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये सरफेस है तो उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लगेंगी। और ये ब्लॉक किधर मूव करना चाह रहा, नीचे ऐसा नीचे आने की कोशिश कर रहा, तो फ्रिक्शन किधर लगता है, ऐसे ऊपर, तो फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर। और mg आपको मैं समझाया था कि mg विल बी ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो mg तो हमेशा नीचे लगने वाला है, ठीक है। अब mg के हम 2 कंपोनेंट बना सकते हैं, mg का एक कंपोनेंट इधर बन सकता है ना, और mg का एक कंपोनेंट इधर बन सकता, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करे मैं आप लोगों को बोल दूं कि मैं ये पहले ही बता दिया था आपको कि mg का कौन सा कंपोनेंट इधर आता है और कौन सा कंपोनेंट इधर आता। आप लोग मेरे FBD का पहला लेक्चर देखिए, उसमें मैं बताया था कि हमेशा स्लोप के साथ mg साइन लगता, तो साइन यहाँ पर क्या है, अल्फा है, तो mg साइन अल्फा, और इधर लगेगा बच्चों mg कॉस अल्फा, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम लेक्चर 1 में आप लोगों को ये मिल जाएगा कि एंगल कैसा आते बोल के, ठीक है। तो यहाँ पर भी अल्फा बनने वाला है, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करे कराया मैं, प्लीज़ देखिए लेक्चर को। और अगर डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए, ठीक है। अब मेरे को आप अपना वो कोई बड़ा टीचर मत समझो, ठीक है। तो आप ही की तरह हम भी एक स्टूडेंट है, तो हमसे भी गलतियां हो सकते हैं, ठीक है। तो आप बिंदास रहिए इसको लेके। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई हम पक्का देंगे, ठीक है। तो आइए भाई साहब, टीचर के साथ फील मत कराओ, एकदम बड़े भाई का ऐसा समझो, ठीक है, कि भाई हमको नहीं समझ में आया, इसका जवाब दीजिए, ठीक है। ये आप ही के लिए कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए बहरहाल, तो अगर ये ब्लॉक रुका हुआ है, क्या बोले अपन लोग, बॉडी शुड बी एट रेस्ट। इफ इट इज एट रेस्ट, इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला फोर्स एंड नीचे वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल्स। यस सही बात है ना, एन मस्ट बी इक्वल्स टू mg cos अल्फा। और सिमिलरली इधर वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू इधर वाला फोर्स। अगर दोनों बैलेंस नहीं होते तो फिर या तो ब्लॉक उधर चले जाना था या तो उधर चले जाना था, ऐसा तो नहीं जा रहा ना, उन्हें रुका हुआ है ना। तो इसका मतलब ये है कि योर फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू mg साइन, है ना बच्चों, mg साइन अल्फा। इन दोनों को डिवाइड करिए, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलिए। मैं बोल रहा हूँ आपको, आप करिए 2/1, ठीक है। क्या करिए आप, 2/1। तो क्या आएगा बच्चों, f/n। LHS शुड बी डिवाइडेड विथ LHS, है ना, एंड RHS शुड बी डिवाइडेड विथ RHS। मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, mg साइन अल्फा बाई mg cos अल्फा। mg कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो f/n किसके इक्वल हो जाएगा, tan अल्फा के। किसके इक्वल हो जाएगा, tan अल्फा के। सर ये f/n हम कहाँ के देखे थे, कहाँ देखे थे, म्यू। क्या है ये, म्यू है ना ये। तो इसका मतलब ये है कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू। हाँ सर, हमको एक और रिलेशन ही मालूम है जो हम थोड़ी देर पहले करे थे। क्या रिलेशन है सर, हमको मालूम है कि म्यू इज इक्वल्स टू tan फाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू इसके भी इक्वल है, म्यू इसके भी इक्वल है, मतलब
मतलब tan phi शुड बी इक्वल्स टू tan अल्फा। इसका मतलब ये है कि phi शुड बी इक्वल्स टू अल्फा। दैट मीन्स योर एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर सेम, बोथ आर इक्वल। अब मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना है, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि एग्जाम में आपको कभी भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट रखो करो बोलता हूं, आपको क्या बोलता हूं, एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बात करो, क्योंकि दोनों सेम है ना। अब अगर मान लो मैं इसको ऐसे रखा है, ये ब्लॉक, नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा, ऊपर है ना, फ्रिक्शन कहीं एक जगह लग रहा, मान लो इधर लग रहा फ्रिक्शन, रिजल्टेंट कहां आता है, यहां पर कहीं तो बीच में आता, बराबर ना। एंगल किधर है, इधर इसके और इसके बीच में एंगल किधर है, नहीं मालूम, बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन मालूम करना है तो आपका बेस्ट आइडिया क्या है, आप ये सरफेस को उठाना शुरू करो टक टक करके। जो एंगल पे ने मूव करने वाला है, जो मैक्सिमम एंगल है जहां पर उन्हें रुका हुआ है और उसके बाद उन्हें मूव करने वाला है, वही मैक्सिमम एंगल क्या रहेगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सर वो तो एंगल ऑफ रिपोज बोले आप, हाँ तो एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों सेम है ना यार, है ना। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन मालूम करने से ज्यादा आसान रहता है एंगल ऑफ रिपोज मालूम करना। और मैं आपको थोड़ा सा एक और बात बोल दूं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक थियोरेटिकल बात है और एंगल ऑफ रिपोज एक प्रैक्टिकल बात है, जिसको हम लोग कैलकुलेट करके अच्छे से मालूम कर सकते हैं। तो ये फ्रिक्शन के हल्के से बेसिक से जो आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। डाउट्स हो तो प्लीज प्लीज कमेंट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप करो मत करो आप पे है। अगर आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज वो पूछो, वो जरूरी है, ठीक।